गाइस, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज हम अपना बिजनेस स्टडीज का बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत छोटा सा चैप्टर है और एग्जाम में भी आपका 3 to 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। सो अच्छे से इस चैप्टर को कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 प्लानिंग पढ़ेंगे और उसके बाद वाले वीक में दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। चलो, सबसे पहले बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। अब जैसा हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में इतना तो समझ लिया कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बेसिकली होता क्या है वो समझो। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हुआ? फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बेटा जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, मतलब वो फैक्टर्स, वो फोर्सेस, वो इंडिविजुअल्स और वो इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, बट दीज मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। ऑल्दो वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है बट वो बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू सम ऑफ फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है बट मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर में वो है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। आपने पढ़ लिया व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, तो फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन को हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है वो समझो। ठीक है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग रिफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस स्कैनिंग का मतलब ये होता है बेटा कि इस बिजनेस एनवायरनमेंट को जो हमने यहां पर पढ़ा उसका कंप्लीट स्कैनिंग करना है अवेयरनेस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक्चुअली बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एंड पर्सन्स ऑन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। एनवायरनमेंट स्कैनिंग हम कंडक्ट ही करते हैं क्या फाइंड करने के लिए कि क्या क्या इन्फ्लुएंस है अलग अलग फैक्टर्स का। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनका क्या क्या इन्फ्लुएंस है, और जो लोग है, पर्सन्स है ऑन द बिजनेस ट्रांजैक्शन, लोगों का जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है, उनका क्या भी इफेक्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन में। ये सारी चीजों को पता करने के लिए हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, सो आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा अबाउट दी चैप्टर। चलो अब पढ़ो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन में चाहे फीचर पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, नेचर पूछे, आपको यही लिखना है। सबसे पहला, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स एंड फैक्टर्स व्हिच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस। मतलब सारे फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स जो बिजनेस के हाथ में नहीं है, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, पहला फीचर। दूसरा फीचर, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में बेटा दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। स्पेसिफिक फोर्स वो फोर्स होता है जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को हैम्पर करे, और जनरल फोर्स वो होता है फोर्स बेटा जो सारे बिजनेस के लिए इक्वल हो। जैसे कि जब कोविड पैंडेमिक आया था तो सारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ा था, राइट। सो वो हो गया जनरल फोर्स। और स्पेसिफिक फोर्स मतलब कुछ ऐसा होए जिससे सिर्फ फर्नीचर वालों को ही प्रॉब्लम होए। जैसे कि अभी गैस की जब प्रॉब्लम आई तो गैस की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन कर रहा था? नॉर्मल रेस्टोरेंट्स कर रहे थे, राइट। देखो, business environment includes both specific and general forces. Specific forces affect business enterprise directly इम्पैक्ट करता है in their day to day working। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें LPG वाली प्रॉब्लम के बारे में बताया। These include supplier, investor and customers. General forces में बेटा are social, political, legal, technological conditions have impact on enterprises and affect individual firm only directly। मतलब यहाँ पे ओवरऑल इंपैक्ट पड़ता है बेटा, मतलब सबके लिए कॉमन इंपैक्ट, ये समझ लो। ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस, नेक्स्ट फीचर क्या है? इंटर रिलेटेडनेस। ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब बेटा ये कि अगर इधर कुछ बढ़ रहा है तो इधर भी कुछ बढ़ेगा। दैट मीन्स कि जैसे कि अभी जेनजी आ रही है, जेनजी की डिमांड हर एक चीजों में, लाइक दे प्रेफर मोर जंक फूड, ठीक है, बाहर का खाना। सो इससे क्या हो रहा है? राइजिंग जेनजी यूथ पॉपुलेशन की वजह से ग्रोथ ऑफ डिमांड ऑफ बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें भी बढ़ रही है, तो इंटर रिलेटेड है। देखो, विद इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, जैसे जैसे यूथ वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है, द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर इज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड। अब जैसे कि बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो उसकी वजह से ऑर्गेनिक, लेस ऑयल, लेस मैदा, लेस शुगर वाली चीजों का ज्यादा
अवेयरनेस बढ़ रहा है, ऑयल फ्री फूड, रोस्टेड फूड, जिम, योगा। सो इसको इंटर रिलेटेडनेस बोलते हैं। अनसर्टेनिटी, बेटा जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है ना वो बहुत अनसर्टेन है, कब क्या चेंज हो जाएगा हमें खुद भी नहीं पता, आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा। अगर कल को कहीं लड़ाई झगड़ा हो गए तो बिजनेस में इंपैक्ट पड़ गया, ठीक है। एज एनवायरमेंट इज वेरी फास्ट, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि एनवायरमेंट बहुत फास्ट है, जैसे कि हमारी आईटी फैशन इंडस्ट्री बहुत रैपिडली चेंज कर रही है, तो बिजनेस को भी तो अपने हिसाब से चेंज करना होता है। आज से 2 साल पहले तक एआई का नामो निशान नहीं था, बट नाउ एआई इज रूलिंग एवरीवेयर। हर एक कॉलेज को एआई रिलेटेड कॉलेज बना दिया गया है। हर कॉलेज में आप कुछ फीचर सुनो मत सुनो, ये सुनोगे कि वो एआई करिकुलम देता है। सो दिस इज वाई बिजनेस एनवायरमेंट बहुत अनसर्टेन है, हम कभी भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा डायनेमिक। डायनेमिक तो अभी तक आपको रटा जाना चाहिए कि डायनेमिक क्या होता है, चेंजिंग, रैपिड चेंजिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और जो चेंज होते रहते हैं वो भी जल्दी जल्दी होते रहते हैं। कीप्स चेंजिंग, चेंज होते रहते हैं। स्टैटिक और रिजिड, ना ही स्टैटिक है ना ही रिजिड है, इसीलिए इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरमेंट कंटिन्यूअसली। अब क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट डायनामिक है, ना ही रिजिड है ना ही स्टैटिक है, फ्लेक्सिबल है, चेंज होते रहता है, तो हमें अच्छे से बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करके सारी चीजों को मॉडिफाई करते रहना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, बिजनेस एनवायरमेंट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट ऑन द कंपनीज। बहुत डिफिकल्ट है कि बिजनेस एनवायरमेंट का कैसा इंपैक्ट कंपनीज के ऊपर पड़ेगा। ऑल्दो इट इज इजी टू स्कैन द एनवायरमेंट, बेटा स्कैनिंग ऑफ एनवायरमेंट इजी है, बट स्कैन करके भी हम बहुत प्रिसाइजली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चेंजेस होने वाला है, और बार बार हम स्कैन कर रहे हैं चेंज हो रहा है, स्कैन कर रहे हैं चेंज हो रहा है, तो बहुत जल्दी जल्दी ये चीज करना भी पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ऑल्दो वी आर ह्यूमंस, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी क्या होता है बेटा कि जो बिजनेस एनवायरमेंट होता है वो डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। और क्यों? क्योंकि सबके पॉलिटिकल कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस अलग होते हैं हर कंट्री में। अब जैसे कि इंडिया में साड़ी की बहुत डिमांड है, यूएस में नहीं है, यूएस में ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है, यहाँ पे ज्यादा एथिकल कल्चर है। सो वो रिलेटिव होता है, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन चेंज होते रहता है। तो ये है बेटा टोटल आपके 7 फीचर्स जो आपको बाई हार्ट पढ़ लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में फीचर से ही क्वेश्चन आता है। या तो फीचर देगा, या इंपॉर्टेंस देगा, या डिमोनेटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन देगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो फीचर में टोटल 7 फीचर है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। बेटा आप इसको प्रिसाइजली बुक से एक बार रीड कर लेना, मैं आपको सबका मतलब समझाती हूँ, ठीक है। इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस, इनेबल करती है फर्म को क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? अपॉर्चुनिटीज, और इसके वजह से फर्म को क्या मिलता है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? enables the firm to identify opportunities। जब हम प्रॉपर स्कैनिंग करते हैं बिजनेस एनवायरमेंट को, हमें पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों के नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, मेरे जैसे मेरे कॉम्पिटिटर्स ने क्या प्रोडक्ट लाया है, मेरे जैसे और कितने प्रोडक्ट सेम है, मार्केट में क्या नया चल रहा है। सो इससे हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पाते हैं। और बेटा जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अरे दिस इज द क्लिक, ऐसे चेंज करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट आएगी, सो वहां पे आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। सो प्रॉपर स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट से आप अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाते हो और फिर आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर हम अच्छे से एनवायरमेंट स्कैनिंग करेंगे तो हमें थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल पता चल पाएंगे। अब थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब क्या मैम? अब फॉर एग्जांपल मैं एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाती हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये कार्स अभी डिमांड में है, चलो मैं कार्स बना रही हूँ। कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि यूएस की एक कार मार्केटिंग कंपनी, कार मेकिंग कंपनी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो उनके पास तो जाहिर सा बात है बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स होंगे। सो मेरे लिए ये एक थ्रेट है। अब मैंने उस थ्रेट को आइडेंटिफाई किया कैसे? क्योंकि मैं मार्केट रिसर्च करते रहती हूँ, स्कैन करते रहती हूँ, देखते रहती हूँ कि कॉम्पिटिटर्स क्या नया ला रहे हैं, कोई मेरा कॉम्पिटिटर नया तो नहीं आ रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो मैंने थ्रेट आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने थ्रेट को एक सिग्नल की तरह लिया, अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह लिया, और मैंने भी वही कार्स मैन्युफैक्चर करने लग गए जो वो कंपनी कर रही थी यूएस में। अब मैंने जल्दी जल्दी वो मैन्युफैक्चर करने लगे। अब उनके आने से पहले ही मैंने वो कार्स बेच दिए 500,000, तो मैंने ऑलरेडी मार्केट में नाम बना लिया ना। सो हम बिजनेस एनवायरमेंट जब स्कैन करते हैं तो अर्ली वार्निंग थ्रेट्स को हम पहले ही स्कैन करके अपने सारे काम करके बिजनेस प्रॉफिटेबल बना लेते हैं, ठीक है। चलो
हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। बेटा हम जितना स्कैन कर पाएंगे मार्केट, हम उतने अच्छे से रॉ मटेरियल, सारे रिसोर्सेज जिससे भी हम अपना गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, उसको टैप कर पाएंगे, अच्छे से खरीद पाएंगे, असेंबल करके अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। ठीक है। हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, चेंज होते रहता है, बहुत अनसर्टेन है। तो जब हम स्कैन करते हैं ना मार्केट, तो चाहे कितना चेंज क्यों ना हो, ठीक है, हम फिर भी उस चेंजेस के साथ कोप अप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को उसके जैसा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं तो हम अलग अलग प्लान्स बना सकते हैं अपने काम के लिए। एनवायरनमेंट स्कैनिंग की वजह से हमें पता रहेगा कि कौन सा प्लान अच्छा है, कौन सा प्लान बुरा है, मेरे लिए पहले क्या प्लान काम किया था, मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मुझे क्या प्लान बनाना है। तो हम प्लानिंग कर सकते हैं, हम अलग अलग पॉलिसी बना सकते हैं कि हाँ चलो ये प्लान करेंगे तो ऐसे काम करेंगे तो हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल होगा। सो दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ठीक है। इंप्रूवमेंट एंड परफॉर्मेंस। अब बेटा जब तुम यहां से यहां तक इतनी चीजें कर रहे हो टिल प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, तो जाहिर सा बात है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तुम थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर ले रहे हो, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढकर फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हो, अच्छे से रिसोर्सेज को टैप और असेंबल कर रहे हो, चेंजेस के साथ अडेप्ट कर रहे हो, तो जाहिर सा बात है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और तुम मार्केट में और प्रॉफिटेबल हो जाओगे। वेरी सिंपल। सो ये है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि डेफिनेटली आपसे 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछ सकता है। सो इसको हल्के में नहीं लेना है और अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो बेटा आपके ये डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टोटल कितने हैं, 5 डायमेंशंस। ठीक है। अब डायमेंशंस होते क्या है, डायमेंशंस का मतलब ऑल द फैक्टर्स, forces, institutions which have direct or indirect influence over the business। सारे factors, forces, individuals और institutions जिनका direct या indirect business के ऊपर impact पड़ता है, इसको हम लोग dimensions बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहला डायमेंशन क्या है, देखो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। बेटा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट डायरेक्टली इंपैक्ट करता है बिजनेस के ऑपरेशंस में। ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस और फैक्टर्स which directly influence the economy of your country। इकोनॉमिक्स मतलब कंट्री की इकोनॉमी। अब ये जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, ये सारे फैक्टर्स और फोर्सेस को एक साथ रखता है जो डायरेक्टली बिजनेस की और कंट्री की इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है। बिजनेसमैन को हमेशा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करना चाहिए और टाइमली एक्शंस लेने चाहिए टू डील विद दीज एनवायरनमेंट, क्योंकि इनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है बेटा बिजनेस में, पूरी इकोनॉमी पे, कंट्री के इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए बिजनेसमैन को हमेशा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट अच्छे से देखना चाहिए। क्या इन्फ्लेशन रेट्स है, जीडीपी, जीएनपी, सारी चीजें। ठीक है। पर कैपिटा इनकम, एवरीथिंग, इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल पॉलिसी, मनी सप्लाई, बॉप, इंटरनेशनल डेब्ट एंड देयर इंटरेस्ट, सारी चीजों के ऊपर एक क्लोज चेक रखना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट करती है और इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बिजनेस पे जाता है। सो इसे हम इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। आप ये कंपोनेंट्स का फोटो ले सकते हो बेटा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का। आप ये सेम ये डेफिनेशन लिखोगे आंसर में, कभी भी लिखने आया तो ये डेफिनेशन लिखोगे, उसके नीचे ये ऐसे कंपोनेंट्स लिख दोगे कि क्या क्या होता है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, रेट्स ऑफ ग्रोथ, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, सारी चीजें लिख दोगे कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से फैक्टर्स, फोर्सेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में होते हैं। आओ नेक्स्ट है बेटा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल का मतलब लोगों के लिए भला, लोगों का वेलफेयर, लोगों का वेलबींग। ठीक है। तो जहां पे भी बिजनेस है वो तो एक सोसाइटी में है, बिजनेस चल रहा है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। सो सोशल एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स और फोर्सेस आते हैं बेसिकली जहां पे बिजनेस होता है। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, टेस्ट प्रेफरेंस एंड एजुकेशनल लेवल। क्या क्या बेटा, टेस्ट प्रेफरेंस एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि एक बिजनेस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, तो सोशल एनवायरनमेंट में हर वो चीज आएगी, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का, उनका टेस्ट प्रेफरेंस, नीड्स, वांट्स, एजुकेशन लेवल क्या है जहां पे एक बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। और एक बिजनेसमैन को हमेशा इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस सोसाइटी में है, उसको ग्रो सोसाइटी के लोगों से करना है, तो उसे पता होना चाहिए कि मार्केट में चल रहा क्या है। जैसे कि जब दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व का सेलिब्रेशन होता है तो स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड, ये सारी चीजों की सेल बढ़ जाती है। रिजर्वेशन रखो जॉब का फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन। हेल्थ और फाइनेंस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है।
इक्वल स्टेटस दो वुमेन को, गर्ल एजुकेशन, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन, एजुकेशन, ये सारी चीजें तुम्हारी सोशल एनवायरमेंट में आ जाती है, ठीक है। यहीं पे वो मेजर एलिमेंट्स भी लिखे हैं, ओके। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। ये पार्ट ए में, इसमें सारे चैप्टर्स है टिल कंट्रोलिंग, ठीक है। आ जाओ पॉलिटिकल एनवायरमेंट। बेटा पॉलिटिकल एनवायरमेंट मतलब गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट का बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे कि कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, शेयर होल्डर्स, अ लॉट ऑफ पीपल। तो सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, पॉलिसीज, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट के अलग अलग चीजें जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट, अलग अलग चीजें जो गवर्नमेंट निकालती है, ये सारी चीजें आपकी पॉलिटिकल एनवायरमेंट में आ जाती है। एग्जाम्पल है 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट केम इन पावर। जब जनता पार्टी आया था 1977 में, तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाया था सेंडिंग बैक ऑल द फॉरेन कंपनीज, वो सारी फॉरेन ब्रिटिश कंपनीज को भेज रहे थे, ठीक है। एज अ रिजल्ट द कोको कोला कंपनी हैड टू क्लोज इट्स बिजनेस, जिसकी वजह से कोको कोला कंपनी को बिजनेस बंद करना पड़ा था और कंट्री से जाना पड़ा था। स्वच्छ भारत अभियान हो गया, स्किल इंडिया मूवमेंट हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस को इनकरेज करता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशन, वैल्यूज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब सारी चीजें जो गवर्नमेंट पार्टी इन पावर से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें पॉलिटिकल एनवायरमेंट में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा लीगल एनवायरमेंट। लीगल में तो पॉलिटिकल जैसा ही है, बट लीगल में बेटा सारे लॉज आते हैं, लॉज पास थ्रू कोर्ट। जितने भी बेटा लॉज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, फेरा, फार्मर के लिए कोई एक्ट हो गया, सारी तरीके के एक्ट लीगल एनवायरमेंट में। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। बेटा एक बात तो तुम्हें पता होगा कि जितनी भी बिजनेस है उनको एक लॉ ऑफ लैंड फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लॉ ऑफ लैंड, मतलब उन्हें अपना पूरा काम एक लॉ के नीचे रहकर करना पड़ता है। देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनको सारे रूल्स और रेगुलेशंस का एडुकेट नॉलेज हो जो गवर्नमेंट ने बनाया है, एक्ट्स है, क्या क्या चीजें कोर्ट के थ्रू पास्ड है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स है बेटा गवर्नमेंट ने पास किया, इंडस्ट्री एक्ट, फेरा, फेमा, सारे लॉ और लेजिस्लेटिव एक्ट, सारी चीजों का नॉलेज एक बिजनेस एंटरप्राइज बिजनेसमैन को होना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि काम कैसे करना है, एक लॉ ऑफ लैंड को ओबे करना है, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट, लीगल पॉलिसीज ऑफ लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, जैसे फॉरेन ट्रेड यूनियन एक्ट, लीगल पॉलिसीज ऑफ लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड। जैसे कि बेटा आपको पता होगा कि सिगरेट के पैकेट में हमेशा वार्निंग लिखी रहती है, ठीक है, स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखना जरूरी है। अल्कोहल, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, अल्कोहल से रिलेटेड हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑन बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म दैट मदर मिल्क इज द बेस्ट। चाहे बेबी फूड में हम कितनी ही प्रोडक्शन क्यों ना कर ले, मार्केटिंग क्यों ना कर ले, एक लाइन लिखी होना चाहिए कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट, ठीक है। सो ये बेटा तुम्हारा लीगल एनवायरमेंट हो गया। सारी चीजें लॉ ऑफ लैंड जो कोर्ट के थ्रू पास है, गवर्नमेंट ने उसका एक एक्ट बना दिया है, ओके। चलो नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ठीक है। इट रेफर्स टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट बेटा टेक्नोलॉजी में जितने भी चेंज आ रहे हैं, तो सारे फैक्टर्स और फोर्सेस विच आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन मेथड चेंज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी, मशीन्स आ रही है, अलग अलग वेज आ रहे हैं प्रोडक्शन के, यूज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, मशीनरी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे जैसे बेटा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है वो हमेशा क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मोर बेनिफिट्स टू कस्टमर्स। जैसे जैसे बेटा आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, जैसे एआई नहीं था, आज एआई आ गया, तो इससे कस्टमर को बहुत बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। लोगों को बहुत मेहनत खुद से नहीं करनी पड़ती है, एआई खुद कर देता है, ठीक है। डिजिटल वॉचेस, जैसे कि देखो बेटा जब डिजिटल वॉचेस आया तो उसने ट्रेडिशनल वॉचेस का बिजनेस बंद कर दिया, एलईडी रिप्लेस कर दिया टीवी को, फोटोकॉपियर मशीन ने बिजनेस क्लोज कर दिया कार्बन पेपर का। इससे क्या हुआ? दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हुए, इंप्रूव हुआ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन बुकिंग टिकट्स। जैसे कि अब हम मूवी जाते हैं तो डायरेक्ट वहां काउंटर से टिकट ना लेकर पीवीआर, बुक माई शो, ये सबसे डायरेक्टली बुक कर लेते हैं टिकट। तो सारी चीजें चेंज हो गई, ये सब चीज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में आती है, ठीक है।
कमिंग टू द लास्ट टॉपिक दैट इज डीमोनेटाइजेशन। बेटा डीमोनेटाइजेशन आपका लास्ट टॉपिक है एंड इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो डीमोनेटाइजेशन से चांसेस होते हैं कि आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन दे दे। इस चैप्टर से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बाकी सारे एमसीक्यूज आते हैं। सो आओ देखते हैं डीमोनेटाइजेशन क्या। आप सबको पता होगा कि कैसे 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। धुरंधर मूवी देखने के बाद और भी क्लियर हो गई होगी कि हुआ क्या था, राइट? चलो लेट्स गो। एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन, एम क्या था बेटा डीमोनेटाइजेशन का? कर्ब करना करप्शन, ठीक है? जो नकली नोट बनते थे, करप्शन कर्ब करना, ठीक है? पेनलाइज करना इलीगल एक्टिविटीज को, अलग अलग जो इलीगल एक्टिविटीज होते थे, तुमने ऑलरेडी मूवी में सब देख रखा है, तो उन चीजों को बंद करना। स्टॉप करना सर्कुलेशन ब्लैक मनी का मार्केट में, प्रिवेंट करना टेरर फंडिंग, प्रिवेंट करना टैक्स इवेजन और प्रमोट करना कैशलेस कैशलेट इकोनॉमी। मतलब इतना कैश कैरी अप करने से बेहतर भैया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, इसीलिए डीमोनेटाइजेशन किया गया था। अब डीमोनेटाइजेशन था क्या? एक सिचुएशन था बेटा वेयर द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री विड्रॉज द ओल्ड करेंसी नोट्स ऑफ सर्टेन डिनोमिनेशन एज एन ऑफिशियल मोड्स ऑफ पेमेंट। तो हुआ क्या था बेटा, 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। बोला गया था कि आप जाकर के उसको बैंक में सबमिट करके न्यू नोट्स ले लो, ठीक है? इसकी वजह से हुआ क्या था, इंपैक्ट क्या पड़ा था बेटा डीमोनेटाइजेशन का? वो देखो, मनी और इंटरेस्ट रेट में अगर हम देखें तो डिक्लाइन हो गया था कैश ट्रांजैक्शन। बेसिकली मॉनेटरी टर्म्स में क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था? कैश ट्रांजैक्शन एकदम खत्म हो गया था, ठीक है? बैंक डिपॉजिट बढ़ गया था और इंक्रीज हो गया था फाइनेंशियल सेविंग्स, ठीक है? प्राइवेट वेल्थ की अगर हम बात करें बेटा, तो प्राइवेट वेल्थ में थोड़ा सा लॉस आया था, डिक्लाइंड सिंस सम हाई डीमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल्स। बेटा बहुत जगह जहां पे ऑलरेडी पैसा लग गए थे रियल एस्टेट में, वो पैसा तो वापस आया नहीं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट का प्राइस गिर गया था। पब्लिक सेक्टर वेल्थ की अगर हम बात करें बेटा, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया था, रुपे, एईपीएस, नेफ्ट, ये सारी चीजें, ठीक है? डिजिटाइजेशन की बात करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये जो टेबल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको एग्जाम में लिख कर आओगे अगर डीमोनेटाइजेशन से ऊपर क्वेश्चन आया तो, ठीक है? लाइट बहुत ज्यादा लग रही है क्या? शुड आई कम द लाइट? कम द लाइट, वाओ, थोड़ा कम कर देती हूं ताकि तुम्हें दिखे। कम द लाइट हो गया है, शुड आई कम द लाइट? रियल एस्टेट, ठीक है? रियल एस्टेट में बेटा जैसे मैंने तुम्हें बताया कि प्राइसेस गिर गए थे। टैक्स कलेक्शन की बात करें तो प्राइसेस अगेन डिक्लाइन हो गए थे। टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो जो रियल एस्टेट में प्राइसेस डिक्लाइन हो गए थे और जो टैक्स कलेक्शन है वहां पे इनकम टैक्स कलेक्शन राइज हो गया था बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर। जो नोट्स बंद हुए उसकी वजह से इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया था। और इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो हमने चैप्टर 3 भी कवर कर लिया वन शॉट में। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, प्रोबेबली आधा घंटा की क्लास होगी, ठीक है? सो अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और अगर अभी तक आपने मेरी बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की बुक नहीं खरीदी है, जो आप सबकी फाहिमा मैम ने खुद लिखा है, बहुत सालों की मेहनत के बाद एक एक क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं जो हर साल बोर्ड्स में रिपीट हो रहे हैं। एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है मत पढ़ो, पूनम गांधी नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, 50% कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चंस, स्टडी विजुअल्स मिलेंगे। और ये रहे आपके नोट्स। चैप्टर 1 खोला, चैप्टर 1 अब जब देखोगे तो पूरा डिटेल्ड नोट्स मिलेगा, मतलब खुद के नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको मैंने नोट्स बनाकर दे दिए हैं। हर नोट्स के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इंडिविजुअल असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सारी चीजें दी गई है जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूं। फ्लो चार्ट, स्टडी विजुअल्स, टॉपिक वाइज सबका सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है? ये देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट होते हैं। मोर देन 10 साल से पहले की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए, पूरे 10 साल के पीवाईक्यूज जहां से हर साल क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। हर एक एमसीक्यू के बाद आपको रिलेटेड थ्योरी दी गई है कि अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं समझ आए तो आप थ्योरी देखकर समझ लो। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, सारी चीजें इस बुक में दी गई है। इसको अगर तुमने बाय हार्ट पढ़ लिया ना टिल योर मिड टर्म एग्जामिनेशंस, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीएसटी में 100 आउट ऑफ 100 लड्डू है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर परचेज कर सकते हो और कुछ भी नहीं करना है। मिलते हैं अगली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, बाय।